और खबरों की शुरुआत करेंगे किसानों की एक खबर से। दरअसल किसानों की आमदनी अब दुगनी करने पर सरकार फोकस कर रही है और ये लगातार बना हुआ है। सरकार एक बार फिर से खरीफ फसलों की जो एमएसपी है उसको बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक खरीफ फसलों की एमएसपी में 5 से 20% तक का इजाफा हो सकता है। पूरी खबर के लिए हमारे साथ जुड़े हैं असीम मनचंदा, उनके पास चलेंगे। असीम, खरीफ फसलों की एमएसपी को लेकर क्या कुछ एक्सक्लूसिव खबर है इस वक्त आपके पास? देखिए, अगर हम पिछले 3 साल की बात करें, जो खरीफ फसलों का एमएसपी है वो 1 से लेकर के 5% जो है बढ़ा है, लेकिन इस बार किसानों को करीबन 5 से लेकर के 20% तक की बढ़ोतरी जो है खरीफ फसलों में देखने को जो है मिल सकती है। खासतौर पर जो सीएसीसी है उसने इस बात की सिफारिश की है कि जो एमएसपी है उसको 5% से लेकर के 20% तक जो है बढ़ा जाए। खासतौर पर जो कृषि की लागत है उसमें काफी बढ़ोतरी तो देखने को मिल रही है। जो डीजल है उसकी कीमतें बढ़ी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, जो खेती के उपकरण है उनकी कीमतें बढ़ी हैं, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ी हैं। तो इसके चलते जो सीएसीसी है उसने रिकमेंड किया है कि आप उसकी जो एग्रीकल्चर की लागत बढ़ने के चलते आप एमएसपी में बढ़ोतरी जो की जाए। तो जो हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट जो है जल्दी इसको हरी झंडी जो है वो भी दे सकता है और जल्दी ये फैसला जो है सरकार ले सकती है खरीफ फसलों का, और इसकी घोषणा जो है जल्दी ही की जा सकती है, यानी कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर इसकी घोषणा जो है वो की जा सकती है। बहुत ही अच्छी खबर एक तरीके से किसानों के लिहाज से अगर देखी जाए तो ये है, कहीं ना कहीं किसानों की आमदनी बढ़ाने का वादा तो हर बार किया जाता है, लेकिन इस बार एक कह सकते हैं इस पर एक बड़ा कदम होगा सरकार का। और खास करके किसान आंदोलन के बाद से एमएसपी का मुद्दा जिस तरीके से छाया रहा था उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि एमएसपी को लेकर एक बड़ा कदम सरकार का आने वाले दिनों में राहत देने वाला। लेकिन कल कैबिनेट की एक बैठक हुई थी और इसके बारे में भी बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को हरी झंडी मिल सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दूरसंचार मंत्रालय इसी हफ्ते कंपनियों से आवेदन मांगने की शुरुआत करेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए असीम एक बार फिर हमारे साथ हैं। असीम, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का रास्ता कल साफ हो जाएगा क्या? जी, सही कहा आपने। टेलीकॉम कंपनियां काफी लंबे समय से इंतजार कर रही हैं कि सरकार जो है 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करे, तो इसका रास्ता जो है बुधवार को साफ हो सकता है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट जो है बुधवार को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की शर्तों को हरी झंडी जो है वो दे सकती है। तो इसके बाद सरकार जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए कंपनियों से आवेदन मंगाने की शुरुआत जो है वो कर सकती है और जुलाई के दूसरे हफ्ते के अंदर स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है होगी। टेलीकॉम कंपनियां पहले ही 16 लोकेशन पर 5G सेवाओं का ट्रायल जो है वो कर रही हैं। तो एक बार उनको 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन जो है हो जाता है तो कंपनियां जल्दी अपनी सेवाओं की शुरुआत जो है वो कर सकती हैं। हालांकि सरकार ने ये टारगेट रखा है कि 15 अगस्त तक किन्हीं शहरों के अंदर 5G सर्विसेज शुरू हो जाए और सरकार उसी टारगेट को आगे लेकर के बढ़ रही है। तो जुलाई के अंदर नीलामी होती है तो अगले 1 से 2 महीने के अंदर कंपनियां जो है 5G सर्विस की शुरुआत जो है वो कर सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए असीम आपका। तो जल्द ही अब 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी सरकार करने वाली है। और अब हम सबको बारिश का इंतजार है, लेकिन मॉनसून की धीमी पड़ गई है रफ्तार। अब बात करेंगे मॉनसून की। इस साल बारिश के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। मॉनसून केरल 2 दिन पहले पहुंचने के बाद अब सुस्त पड़ गया है और पिछले 1 हफ्ते से आगे नहीं बढ़ पाया है। मॉनसून पर पूरा अपडेट समझते हैं। हमारे साथ कम्युनिटी एडिटर मनीषा गुप्ता इस वक्त जुड़ गई हैं, उनसे और साथ ही हम इस पर और समझने के लिए जुड़ेंगे स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज जीपी शर्मा जी से भी। लेकिन सबसे पहले मनीषा जी के पास चलते हैं। मनीषा जी, मॉनसून की रफ्तार धीमी आखिरकार क्यों पड़ गई और कितना इंतजार करना होगा मॉनसून का? जी हाँ, ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, स्पेशली जब हम बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। एक तरफ ऑलरेडी हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भाव बढ़ते हुए देखे, कम मौसम की मार यहाँ पर ऑलरेडी पड़ी है। हीट वेव की वजह से हमने देखा काफ़ी सारे फसलें यहाँ पर खराब हुई और जिस तरह से वॉर का इम्पैक्ट है, प्रोटेक्शन मेजर्स जिस तरह से यहाँ पर कई सरकारों ने लिए हैं, फूड प्राइसेस यहाँ पर लगातार बढ़ते रहे हैं। और एक चीज़ जहाँ पर बाजार को बहुत ज़्यादा भरोसा था वो था एक बेहतर मॉनसून, जहाँ पर भी हमने एक स्लो डाउन आता हुआ देखा है। माना जा रहा है कि पिछले 6 दिनों से मॉनसून आगे बढ़ ही नहीं पाया और जैसे आपने कहा कि यहां पर ऑनसेट तो हमने समय से पहले होता हुआ देखा, लेकिन प्रोग्रेस या जो एक एक्टिव मॉनसून प्रोग्रेस है वो यहां पर नहीं हुई। और अब तक के जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं उसके हिसाब से आईएमडी के द्वारा जून के महीने में अब तक करीबन 31% की डेफिशिएंसी यहां पर मॉनसून में है। और आगे जहां तक की प्रोग्रेस की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई में भी यहां पर जो मॉनसून यहां पर 6 या 10 जून तक प्री मॉनसून हम आता हुआ देखते हैं वो भी फिलहाल अभी तक यहां पर नहीं है।
है और जो खबरें हैं उसके लिहाज से अगले 2-3 दिन तक भी यहाँ पर कोई बहुत बड़ी प्रोग्रेस या एक्टिविटी होने वाली है उसकी भी शायद एक्सपेक्टेशन नहीं है। और माना यह जा रहा है कि मुंबई में 20 जून के बाद ही यहाँ पर मानसून की हम पहली बौछारें आता हुआ देखेंगे, तो वो भी क्लियरली काफी डिलेड है। और जानना यह होगा कि अब तक आगे की जो प्रोग्रेस है, जो गुजरात और सेंट्रल इंडिया जो सोइंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, वहां तक मानसून की प्रोग्रेस कब तक पहुंच पाएगी। ऐसा अब तक माना जा रहा था कि कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब जो एरियाज हैं अब तक यहां पर कवर हो जाने चाहिए। और जो देरी हमने मानसून में आते हुए देखी है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर असर संभव है। पहले हफ्ते का इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन अगर सेकेंड वीक तक भी यहां पर मानसून मेजर प्रोड्यूसिंग सिटीज में अगर हम बहुत अच्छी प्रोग्रेस नहीं देखते हैं, तो बाजार, इकोनॉमिस्ट और एग्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फिर ये चिंता का विषय यहां पर बन सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए मनीषा जी आपका। और हम उम्मीद करेंगे कि शायद अब आने वाले दिनों में मॉनसून की जो बौछार है वो देखने को मिले, क्योंकि लगातार लेट होता हुआ मॉनसून। बहुत शुक्रिया मनीषा जी तमाम अपडेट के लिए। और मॉनसून की देरी पर अब बात करने के लिए हमारे साथ है स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज जीपी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीपी शर्मा जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मॉनसून की रफ्तार काफी धीमी दिख रही है, इसके क्या कारण क्या कुछ हैं इसके पीछे के? देखिए स्मिता, हालांकि मानसून का अराइवल जैसे समय से 3 दिन पहले नेशनल वेदर एजेंसी ने उन्होंने डिक्लेयर किया था, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 10 दिन हो चुके हैं और मानसून फ्रंट पे कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। जैसे कि मनीषा ने भी बताया कि जो मानसून की कमी है कुल मिला के देश में, अभी आज का दिन मिला ले तो वो 31 से बढ़कर 37% हो गई है पहले सप्ताह में, जो कि बहुत ज्यादा है। और केरल की बात करें जहां से कि मानसून की एंट्री होती है, वहां पे लगभग 48% कमी है मानसून की रेनफॉल में पहले सप्ताह में। लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट जो केरल के हैं, जो कि जहां झमाझम बारिश होती है केरल में, जहां मानसून के आने के बाद सभी लार्ज डेफिसिट है। कभी कभी तो कई जगह 70 से 80% या उससे भी ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि मानसून का शुरुआती दौर तो बहुत वीक है। केवल पश्चिमी तट पर कुछ जगहों पे बारिश हुई है और बाकी जो देश के भीतरी भागों में, पेनिनसुलर इंडिया में जो बारिश हुई है दक्षिण भारत में, वो ज्यादातर प्री मानसून पैटर्न की बारिश ही दिख रही है। और आने वाले दिनों में भी कोई मेरे पास तो बहुत ज्यादा अच्छी खबर नहीं दिख रही। जैसा आपने मुंबई के बारे में बताया, मुंबई में पहले सप्ताह में लगभग पिछले साल 120 मिलीमीटर, उससे पिछले साल में भी 125 मिलीमीटर इतनी बारिश हो जाती है प्री मानसून की। लेकिन इस बार तो अभी तो कोई नाम ही नहीं है बारिश का मुंबई जैसी जगह में। हालांकि आने वाले दिनों में, अभी अगले कुछ दिनों में हल्की बरसात की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मानसून अभी दूर है जी। तो अगर जून में ही ये लगभग 31% बारिश में कमी हो गई, तो क्या ओवरऑल बारिश का अनुमान भी घट जाएगा जीपी शर्मा जी, अगर हम देखें तो? देखिए स्मिता, ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि जून ऑनसेट फर्स्ट मंथ होता है, ऑनसेट मंथ होता है। कोई सीजनल रेनफॉल इतना ज्यादा नहीं, लगभग 166 मिलीमीटर के करीब है, जबकि पूरे मानसून की वर्षा तो लगभग 800 और 68 मिलीमीटर तक है। लेकिन शुरुआती दौर में ही अगर मानसून कमजोर पड़ जाए तो कुल मिला के शायद उसमें असर ना पड़े एंड ऑफ द सीजन में, लेकिन जो कृषि वाले क्षेत्र हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, फार्मर्स हैं, उन पे जरूर असर पड़ जाता है। और विशेषकर वो एरिया जो कि रेन फेड है, जो मानसून की वर्षा पे निर्भर करते हैं, जैसे कि हमारे मध्य भारत है, महाराष्ट्र के बहुत सारे क्षेत्र। पहले 10 दिन के अंदर महाराष्ट्र के काफी भागों में मानसून की वर्षा आ जाती है अगर सामान्य मानसून हो, लेकिन ऐसा तो देखने को नहीं मिला अभी। तो हालांकि पूरे सीजन को मिला के अभी भी मैं कहूंगा कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। मानसून जरूर अच्छा होगा, अच्छा आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी कुल मिला के एक सप्ताह और की बात करें तो उसमें तो कोई ऐसी स्थिति में कोई विशेष सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा। मानसून की वर्षा केवल जो थोड़ी बहुत, यानी कि थोड़ी सी उम्मीद जीपी शर्मा जी कर सकते हैं इस बात की कि हो सकता है आने वाले दिनों में ओवरऑल जो मानसून में कमी है, आप वो कह सकते हैं बारिश में कमी ओवरऑल शायद ना देखने को मिले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जीपी शर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया।
और सबकी नजर कल आने वाले क्रेडिट पॉलिसी पर है। ब्याज दरें बढ़ना तय ही है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इस वक्त बढ़ती महंगाई से परेशान है, लेकिन अब ये सुनिए, महंगाई घटने के शुरुआती संकेत अब दिखने लगे हैं। जी हां, आपने सही सुना, लेकिन महंगाई घटने के दिन आ गए हैं। इसका क्या सबूत है, ये बताने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी जी। और नीरज वाजपेयी जी के पास चलते हैं। नीरज जी, महंगाई कम होने के क्या कुछ शुरुआती संकेत दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, और 3 ऐसे संकेत हैं जो ग्लोबल इन्फ्लेशन की तरफ इशारा करते हैं कि वो कम होना शुरू हो गई है, पीक हो चुका है उसका। ऐसे संकेत मिलते हैं और इसको हम तथ्यों के साथ रखना चाहते हैं। एक जो सेमीकंडक्टर थी जो दुनिया को बहुत परेशान कर थी, जिसकी वजह से ऑटो कंपनीज को बड़ी दिक्कत आ रही थी, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को बड़ी दिक्कत आ रही थी, जिस भी चीज़ में चिप लगती थी उसकी कीमतें बहुत बड़ी थी। लेकिन अब ये डेटा इंडिकेट कर रहा है कि जो इनका पीक रेट था वहाँ से ये नीचे आ चुके हैं। तो आप देखिए 2018 के शिखर से 50% प्राइस कम हुए हैं और जुलाई 2021 जो इसका रिसेंट पीक था वहाँ से 14% कीमतें कम हो चुकी हैं। तो ये पहला सबूत है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन में अब धीरे धीरे ईज आता हुआ दिख रहा है। दूसरा जो है, शिपिंग कंटेनर पे ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिपिंग कंटेनर की वजह से जो उसके स्पॉट प्राइसेस थे उसमें 26% की कमी आ चुकी है। और ये कमी ये इंडिकेट करती है कि आपके जो मर्चेंडाइज है उसकी कीमतें कम होगी, क्योंकि चाइना में जब बहुत ब्लॉकेड हुई थी उसकी वजह से स्पॉट प्राइसेस जो शिपिंग की थी, कंटेनर की थी, उसमें बहुत ऊपर गए थे, लेकिन अब वो 26% डाउन है। ये दूसरा संकेत और सबूत है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आता हुआ दिख रहा है। तीसरा संकेत है फर्टिलाइजर का, जो फूड इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार है। फर्टिलाइजर की कीमतें 24% कम हो चुकी हैं अपने पीक से और ये संकेत आने शुरू हो गए। तो ये जो 3 संकेत है, फूड इन्फ्लेशन के, मर्चेंडाइज के और जो आपके चिप के हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि इससे ग्लोबल इन्फ्लेशन या तो पीक कर गया है या वहां पे प्लेटो बन गया है, उससे नीचे के आने की तरफ संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा नीरज जी, भारत में कल क्रेडिट पॉलिसी आनी है और इस पर कल आपने आवाज एमपीसी भी की थी। क्या निकल कर आया उसमें और क्या करेगा कल आरबीआई? देखिए, हमारे आवाज एमपीसी का कहना था, उनकी स्पष्ट राय थी कि ब्याज दरें तो बढ़नी तय है और रेंज होगी 0.35% से 0.5% तक। ये बात गवर्नर साहब ने भी कही थी कि ब्याज दरें बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी क्वांटम तय हो जाएगा, तो 0.5% तक की बढ़ने की बात की जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि शायद सीआरआर में एक बार फिर से थोड़ी सी हाइक कर दी जाए तो लिक्विडिटी और सकआउट हो जाएगी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे मार्केट की। दरअसल बाजार में बिकवाली का दबाव लगातार जारी है। लगातार तीसरे दिन बाजार गिरावट पर बंद हुआ। आज के कारोबार में सेंसेक्स की अगर बात करें तो 568 पॉइंट गिरकर 55,000 के करीब पर यह बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 153 पॉइंट गिरकर 16,400 के करीब बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में काफी गिरावट रही। आईटी, रियलिटी, एफएमसीजी, फार्मा शेयरों में बिकवाली देखने को मिली, तो वहीं बैंकिंग मेटल शेयरों पर दबाव रहा। एनर्जी, तेल, गैस शेयरों में खरीदारी रही, तो वहीं पावर ऑटो शेयरों में हल्की तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स में 30 में से 25 शेयरों में बिकवाली रही और निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो यहां 12 में 9 शेयरों में ऐसे थे 9 शेयर जिनमें बिकवाली का दबाव देखने को मिला। और अब बात करेंगे बीईएमएल के एसेट्स के डीमर्जर की, जिसके प्रस्ताव को कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय से अगले 2 हफ्ते में मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, बीईएमएल के एसेट के डीमर्जर पर क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ खबर है आपके पास? देखिए, खबर यह है कि बीईएमएल के जो एसेट को डिमर्ज किया जाना था उसकी प्रक्रिया अब काफी अंतिम चरण में है। सूत्र ये कह रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते के भीतर काफी हद तक संभावना है कि 17 जून को, जी हाँ 17 जून को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और उस बैठक में बीईएमएल के एसेट को डिमर्ज करने के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिल सकती है। इस बैठक से पहले जो स्टेज 1, स्टेज 2 की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को लगभग पूरी कर ली गई है और डीमर्जर का मतलब ये हुआ कि जो बीईएमएल के पास एसेट हैं, चाहे जमीन के तौर पर हो या फिर नॉन कोर एसेट के तौर पर हो, उनको बीईएमएल से अलग करके एक अलग ज्वाइंट वेंचर कंपनी में डाल दिया जाएगा। अब फिर जो कोर एसेट बचेगा, बीईएमएल का जो असली कारोबार है डिफेंस सेक्टर का, उस कोर एसेट के साथ बीईएमएल का विनिवेश करने का रास्ता साफ हो जाएगा। बीईएमएल के विनिवेश की तरफ सरकार पहले ही काफी कदम उठा चुकी है, अब इस डीमर्जर का इंतजार था। तो डीमर्जर की प्रक्रिया खत्म होते ही सरकार विनिवेश की तरफ आगे बढ़ेगी और अपना 26% हिस्सा सरकार बेचेगी, उसके साथ मैनेजमेंट कंट्रोल का भी ट्रांसफर
करेगी। फिलहाल सरकार की इसमें करीब 54% हिस्सेदारी है और जिस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है इससे साफ अंदाजा ये लग रहा है कि अब शायद अगला नंबर किसी बड़ी कंपनी का विनिवेश की तरफ अगर किसी का है तो उनमें से एक है BEML। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लक्ष्मण जी आपका। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से सरकार की प्लानिंग है डीमर्जर की। और अब आपको बता दें कि आज कंज्यूमर अड्डा में क्या कुछ खास है। कोरोना का एक बड़ा साइड इफेक्ट ये हुआ है कि बहुत से लोगों के ब्लड शुगर लेवल इससे गड़बड़ा गए हैं। खासतौर पर जिन्हें पहले डायबिटीज थी उनके हालात और भी ज्यादा इससे खराब हो गई है। इस बीच डायबिटीज पर ICMR की एक नई रिपोर्ट चिंता को थोड़ा और बढ़ा रही है। क्या है इस रिपोर्ट में और क्यों डायबिटीज को लेकर अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, करेंगे चर्चा आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। डायबिटीज मर्ज या महामारी। और अब बात करेंगे कानपुर हिंसा की। दरअसल कानपुर हिंसा मामले में यूपी पुलिस तेजी से एक्शन ले रही है। इस मामले में अभी तक पुलिस ने 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा पत्थरबाजी के संदिग्धों के पोस्टर चस्पा करने के बाद आरोपियों में पुलिस का खौफ अब दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पोस्टर चस्पा होने के बाद संदिग्ध खुद ही सरेंडर करने थाने पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने कानपुर हिंसा से जुड़े भड़काऊ पोस्टर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक ने पुलिस को बताया कि हयात जफर हाशमी ने भड़काऊ पोस्टर और पर्चे छपवाए थे। इसी प्रिंटिंग प्रेस से छपे बाजार बंदी के पोस्टर पूरे इलाके में चस्पा किए गए थे। पुलिस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को भी केस में आरोपी बनाएगी। और इस बीच कानपुर शहर के काजी मौलाना अब्दुल कद्दूस हाजी ने यह कहा है कि अगर कानपुर में बुलडोजर चला तो लोग कफन बांधकर बाहर निकल कर आएंगे। देखिए, ये बिल्कुल जायज़ बात है कि एक दफ़ा कार्रवाई हो रही है। 90%, 95% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, 2-4% में उनकी हो रही है। उसकी कोई हैसियत नहीं। 10% में उनकी मान लीजिए। बेगुनाहों की गिरफ्तारियाँ ज़्यादा हो रही हैं। दूसरी बात, ये इतना बड़ा मसला नहीं था जो इतनी गिरफ्तारी की जा रही है। अगर ये इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे अब। तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर हिंसा के PFI कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। कानपुर की DM नेहा शर्मा का कहना है कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुख्ता सबूत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। See, some elements are there, and these elements are part of the police investigation. So once the police investigation is over and they are having some concrete evidence regarding this, then only we would be able to confirm on media. But yes, there are certain elements which are coming to fore, and I think they need further investigation. And if at all these kind of linkages are established, action will be taken. और कानपुर में पुलिस का उपद्रवियों पर कैसा है क्रैकडाउन, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।